क्या केदारनाथ उपचुनाव भाजपा हार सकती है? जी हां, फिलहाल अभी जो समीकरण बन रहे हैं उसके आधार पर भाजपा के लिए यह लड़ाई बड़ी मुश्किल होने वाली है। अभी जो मुझे ग्राउंड रिपोर्ट मिली है उसके आधार पर यह मैं कह सकता हूं कि केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस 51% के साथ आगे है और बीजेपी 49% के साथ पीछे है। तो ये 2% की जो दूरी है उसे वो कैसे पाटेगी, कैसे आगे आ पाएगी? एक छोटा सा विश्लेषण देख रहे हैं आप रवि के बिंदास बोल में। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आप ये सोच रहे होंगे कि जहां पूरी सरकार केदारनाथ में लगी हुई है, इससे 2022 में भी बीजेपी वहां जीती थी और जीती नहीं थी, बहुत शानदार तरीके से जीती थी। यानी 22,000 के आसपास लगभग वोट मिले थे बीजेपी को और कांग्रेस तीसरे नंबर पे रही थी। तो आखिर कैसे बीजेपी हार सकती है कांग्रेस से? तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस रिपोर्ट को जरूर देखिएगा और बीजेपी को इस रिपोर्ट से सबक लेने की जरूरत पड़ने वाली है। अगर चुनाव की बात करें, जो अब तक 5 बार चुनाव हुए उत्तराखंड में 2002 से 2022 तक, तो इन 5 बार में 3 बार बीजेपी जीती है और 2 बार कांग्रेस। जो कुल मतदाता है वो 80 से 90 हजार के बीच रहे हैं और सबसे बेहतर बात कि यहाँ वोटिंग परसेंटेज 50% से ऊपर ही रहा है और कई बार तो 65 के आसपास भी। 2002-2007 में लगातार 2 बार आशा नोटाल जीती है। 2012 में स्वर्गीय शैला रानी रावत ने कांग्रेस के टिकट से बीजेपी की उम्मीदवार आशा नोटाल को हराया था और जीत भी काफी नजदीकी जीत थी। फिर 2016 में राजनीतिक ड्रामा होता है उत्तराखंड में और स्वर्गीय शैला रानी रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेती है और बीजेपी उन्हें इस शर्त पर ज्वाइन करवाती है कि 2017 में आप जीतेंगी तो हम आपको मंत्री भी बनाएंगे। 2017 का चुनाव बड़ा दिलचस्प हुआ। बीजेपी की ओर से लड़ रही चुनाव स्वर्गीय शैला रानी रावत को मात्र 11,500 के आसपास वोट मिले और वो चौथे नंबर पर रही। आशा नोटियाल जो भाजपा की बागी उम्मीदवार थी, उन्हें 11,786 वोट मिले, यानी कि स्वर्गीय शैला रानी रावत से अधिक वोट मिले और यह माना गया कि बीजेपी का जो नाराज वोटर था वो आशा नोटियाल के पास गया। कुलदीप रावत जो निर्दलीय चुनाव लड़े 2017 में, उनको आश्चर्यजनक रूप से जो पहली बार लड़ रहे थे 13,000 से अधिक वोट मिला। कांग्रेस के मनोज रावत को भी 13,906 वोट मिला, यानी कि यह जीत का आंकड़ा मात्र 800-900 वोट की जीत थी। यूं कहें कांग्रेस को यह जीत आशा नोटियाल के कारण मिली थी। फिलहाल 2022 के चुनाव में आशा नोटियाल को मना लिया गया और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन 2022 के चुनाव में टिकट मिला स्वर्गीय शैला रानी रावत को। इस बार बीजेपी को लगभग 22,000 वोट मिला। कांग्रेस अपने पिछले वोट मार्जिन से भी पीछे रही। कुलदीप रावत निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे फिर बाजी मारे 13,000 से अधिक वोट लाए। अभी जो कुलदीप रावत का जो वोट है 13,000 के आसपास, ये वोट डिसाइड करेगा कि बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस। लेकिन कुलदीप रावत अपना वोट क्यों ट्रांसफर करेंगे बीजेपी को? इसके विधानसभा चुनाव में कभी नहीं चाहेंगे कि टिकट किसी और को मिले और ऐसी स्थिति में वो अपने इन 13,000 वोटों को संभवतः बीजेपी को ना देकर कांग्रेस को दिलवाएं। स्वर्गीय शैला रानी रावत जी की मृत्यु के बाद संभवतः ये उम्मीद जताई जा रही थी कि उनकी बेटी को टिकट मिलेगा, पर उनकी बेटी को टिकट मिला नहीं, यानी सहानुभूति वोट का नुकसान भी होने वाला है बीजेपी को। आइए अब बीजेपी की हार के अन्य कारणों पर चर्चा कर सकते हैं कि बीजेपी क्यों हार सकती है। अब देखिए, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि इससे पहले चाहे वो मंगलौर उपचुनाव हो या बद्रीनाथ का उपचुनाव हो, ये बीजेपी की अपनी सीट नहीं थी, इसलिए इस हार को बीजेपी शायद भुला सकती थी। लेकिन केदारनाथ उपचुनाव अगर भाजपा हारी, चूंकि यह भाजपा के लिए और मुख्यमंत्री धामी के लिए नाक का सवाल है, तो इसलिए मुख्यमंत्री धामी को यह जीत चाहिए ही चाहिए, भाजपा को जीत चाहिए ही चाहिए। तो फिर कैसे जीतेंगे? हालांकि बीजेपी उत्साह में है। जो समीकरण पिछले चुनाव में रहे, क्योंकि 3 बार बीजेपी जीती है और 2 बार कांग्रेस, मोदी जी की लहर अभी बरकरार है। लेकिन लोगों के मन में सवाल है कि अगर यह लहर बरकरार है तो बद्रीनाथ क्यों हारे? क्या वो लड़ाई उपचुनाव की यहां भी कांग्रेस बाजी मार सकती है? ऐसा प्रतीत हो रहा है। कारण देखिए आप, भले आशा नोटियाल जी को टिकट मिला हो, जो बीजेपी की समर्पित कार्यकर्ता रही हैं, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा रही हैं। कुलदीप रावत निर्दलीय चुनाव लड़े 2 बार, एक बार बीजेपी की हार का कारण बने और एक बार कांग्रेस की हार का कारण बने। तो क्या इस बार कुलदीप रावत जब निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहे तो बीजेपी को तो जीतना चाहिए? फिर ऐसा क्या है कि हमें ये कहने को मजबूर होना पड़ रहा है कि बीजेपी चुनाव हार सकती है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है स्वर्गीय शैला रानी रावत की सुपुत्री ऐश्वर्या रावत। यह सुनने में आ रहा है कि वो बीजेपी के अगेंस्ट काम कर रही है। इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। और देखिए,
बीजेपी का जो अपना वोट है लगभग 11,000 के आसपास वोट है। कांग्रेस का जो वोट अपना लगभग 11,000 वोट है। बाकी तो ये 12,000 वोट होते हैं। आशा नोटल का भी अपना 12,000 वोट है, कुलदीप रावत का भी अपना 12,000 वोट है, स्वर्गीय सैलारानी रावत जी का भी अपना 12,000 वोट है। और सहानुभूति के आधार पर जो केदारनाथ के लोग सोच रहे हैं उसके आधार पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वर्गीय सैलारानी के सुपुत्र को टिकट ना मिलने से वो नाराज और खफा है। तो क्या ये खफा होना बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकता है? संभवतः ऐसा प्रतीत हो रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण, और जिसे मैं उत्तराखंड की राजनीति का सबसे घटिया कारण भी मानता हूं, और वो है क्षेत्रवाद। जी हां, मुख्यमंत्री धामी जी एक बड़ा कारण भी है जिसके कारण गढ़वाल के लोग उनसे खफा हैं, ऐसी सूचनाएं हमें आ रही हैं। और देखिए, जब चारधाम यात्रा की बात आई और बद्रीनाथ चुनाव के दौरान ये साजिशें फैलाई गई कि ये तो मुख्यमंत्री कुमाऊं की चिंता कर रहा है, गढ़वाल की चिंता नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने पहले ही कहा, एक घटिया सोच जो उत्तराखंड के विकास के लिए हमेशा नुकसानदायक बनी है। तो लोगों के मन में ये चीज जा रही है, चारधाम यात्रा का जो रूट है वो रुद्रप्रयाग ऋषिकेश से छोड़कर, गढ़वाल मंडल से छोड़कर उसे कुमाऊं मंडल की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। और ये भ्रम अभी तक बरकरार किया गया है उन मासूम वोटरों पर। तो मुझे लगता है कि यह महापाप है, जबकि यह स्पष्ट हो चुका है कि मुख्यमंत्री धामी ने अपनी एक नेक सोच के साथ, एक सही सोच के साथ एक अतिरिक्त विकल्प के लिए इस क्षेत्र को चुना है। और मैं बता दूं, रामनगर एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो बद्रीनाथ और चारधाम रूट के लिए पुराना एक पौराणिक मार्ग रहा है। यानी कि गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग ऋषिकेश के अलावा भी अतिरिक्त एक मार्ग था जो रामनगर से होकर जाता था बद्रीनाथ का। और अभी भी बद्रीनाथ समितियां की कई जमीनें रामनगर में मौजूद हैं, कई धर्मशालाएं बड़ी बड़ी गवाही दे रही हैं। लेकिन कौन समझाए लोगों को? जब तक अभी गढ़वाल कुमाऊं करोगे तो अपना ही नुकसान करोगे, और यह नुकसान केदारनाथ में भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल यह विषय छेड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? मुख्यमंत्री धामी जी ने, हमने मुझसे एक सवाल किया था कि रामनगर से चारधाम यात्रा क्यों शुरू नहीं हो सकती, और उसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने इस सवाल को गंभीरता को समझा और उन्होंने इसके लिए एक सर्वे करवाया, और बाद में स्पष्टीकरण भी देना पड़ा सरकार को। देखिए कैसे लोग होते हैं भड़काने वाले, और यह सबसे बड़ा कारण है जो बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और ये तो मैं बता ही चुका आपको, स्वर्गीय सैलारानी रावत की जो अपनी छवि थी लोकप्रियता, वो सहानुभूति, वो जो वोट है, वो नुकसान दे सकता है आशा नोटियाल को और बीजेपी को। कुलदीप रावत का जो अपना 10-11 हजार वोट है, क्या वो वास्तव में बीजेपी की तरफ शिफ्ट करने वाले हैं? अगर वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर पाए तो बीजेपी आसानी से जीत सकती है, पर ऐसा संभव प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि कुलदीप जी का वो अपना वोट था, कुलदीप जी के लिए वो वोट था। अब वो वोटर जो कुलदीप जी को वोट देता था, कुलदीप रावत को, अब जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं और जो सेवा में सर्वोपरि भावना रखते हैं, इस उम्मीद से वो आए थे कि शायद उन्हें बीजेपी टिकट देगी, पर उन्हें टिकट मिला नहीं है। आशा नौटियाल 2017 के चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी हैं, और उसका खामियाजा स्वर्गीय सैलारानी रावत को बीजेपी से लड़ते हुए चौथे नंबर पे रह के चुकाना पड़ा था। ये बात सभी जानते हैं। तो बीजेपी के लिए यहां पे आंकड़ों के हिसाब से जीतना तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जो इस समय जन भावनाएं लग रही हैं वो मुश्किल है। अब ये क्षेत्रवाद की भावना को कैसे मुख्यमंत्री धामी जी या बीजेपी पार पा पाएगी, ये देखना लाजमी होगा। फिलहाल मनोज रावत कांग्रेस की बात करें, वो एक सामान्य उम्मीदवार तो कह सकता हूं, क्योंकि पिछली बार जब वो जीते थे 2017 में, तो उनको जो जीत मिली वो आशा नौटियाल के कारण मिली, कुलदीप रावत के कारण मिली। अगर ये दोनों निर्दलीय नहीं लड़ते तो बीजेपी आसानी से जीत जाती। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाजपा को 2022 के चुनाव में जो 22,000 वोट मिले वो सैलारानी जी के अपने वोट थे, आशा नौटियाल जी के भी वोटर मिले, और साथ में बीजेपी का अपना वोटर। अब देखिए, अगर सैलारानी रावत के वोटर भी मिले, अगर आशा नौटियाल के वोटर भी मिले होते, सैलारानी के जो वोटर थे और बीजेपी के, तो लगभग मुझे लगता है कि लगभग आंकड़ा 30,000 के पास पार हो जाना चाहिए था 2022 में, लेकिन ये आंकड़ा 22,000 के आसपास रह गया। यानी आंकड़ा तब भी 30,000 के ऊपर नहीं जा पाया, जो बीजेपी के लिए इन चुनाव में नुकसानदायक हो सकता है। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी, तो जो बात हमने कही है वो सटीक बात है। बीजेपी को और मुख्यमंत्री धामी को इस विषय पर सोचना होगा कि क्षेत्रवाद की इस भावना को वो कैसे डाइल्यूट करते हैं, और सिर्फ उत्तराखंडी हम हैं इस बात को, तथ्यों को सामने रखते हैं, और चारधाम यात्रा के उस रूट की जो गलतफहमी हुई है उसे कैसे पाटते हैं। फिलहाल
इसी निवेदन के साथ कि चार धाम यात्रा रूट का जो विकल्प था वो अतिरिक्त विकल्प था। और देखिए, मैं गढ़वाल से हूं, ये सवाल मैंने मुख्यमंत्री धामी से पूछा और उन्होंने इस सवाल के जवाब को गंभीरता से लिया और उस पर सर्वे किया और ये पाया कि हाँ, ये पौराणिक रूट था। और देखिए, जब फिलहाल इस विषय पर कभी लंबी चौड़ी चर्चा करेंगे। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत।